ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पेपर 2, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो सब लोग जुड़ जाएं एक साथ, तो हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। ओके, आई थिंक ओके, मेरे हिसाब से ये क्लास जो है लाइव है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पेपर 2, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। तो देखिए, पहले तो बात करते हैं हम कि क्रोमोसोम होता क्या है और ये कैसा दिखता है, किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर, हमारा ये क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम। अब देखिए, जो क्रोमोसोम होता है वो जनरली हम जो क्रोमोसोम देखते हैं वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। ठीक है, जनरली हम जो डायग्राम बनाते हैं क्रोमोसोम का वो इस तरह का होता है। ठीक, ये पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम है। ये क्रोमेटिड कहलाता है। क्रोमेटिड, एक भाग जो होता है इसका वो क्रोमेटिड होता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या है कि अब आगे से इस तरह का क्रोमोसोम न बनाकर एक सिंगल वाला क्रोमोसोम बनाएंगे इस तरह का। एक पेयर है, एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड, तो ये कंप्लीट हमारा एक गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये ऐसा गुणसूत्र जो है हमें केवल मेटाफेज स्टेज के अंदर दिखाई देता है। मतलब मेटाफेज स्टेज को जब हम देखते हैं तो उस समय हमें ये दिखाई देता है, अदरवाइज ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम होता क्या है वास्तव में। ठीक, तो देखो क्रोमोसोम नाम है यहाँ पर हमारे पास, क्रोमो और जोम। ठीक, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमो का मतलब क्या होता है और सोम का मतलब क्या होता है। क्रोम, देखो शब्द है यहाँ पर हमारे पास में क्रोम। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में सोम। ये जो शब्द है ये बना हुआ है हमारा, ये तो बना हुआ है क्रोमा से, क्रोमा, और ये बना हुआ है सोमा से। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर या रंग। ठीक है, कलर, और इसका मतलब होता है बॉडी। कहने का मतलब है एक ऐसा कलरफुल बॉडी जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए रंगीन धागे, आप इसको बोल सकते हो रंगीन धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं इसको कि जब शुरुआत में क्रोमोसोम का आविष्कार किया गया, मतलब क्रोमोसोम को खोजा गया, डिस्कवर किया गया, तो इसको एसिडिक डाई से या बेसिक डाई, दो तरह की डाई होती है, एसिडिक डाई और बेसिक डाई, मतलब कि क्षारीय डाई और अम्लीय डाई। ठीक है, एसिडिक और बेसिक, इन दो डाई से इनको रंगा जाता है, इनको स्टेन किया जाता है, एसिडिक डाई और बेसिक डाई। तो जब हम क्षारीय डाई से इसको रंगते हैं तो ये लाल कलर के थिक धागे इस संरचना नजर आती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया शुरुआत में कलरफुल बॉडी या क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कि क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलरफुल बॉडी या कलरफुल थ्रेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी, यहाँ से भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी में भी बड़े कन्फ्यूजन है इसकी, क्योंकि डिस्कवरी भी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो उस समय उसने अलग नाम से इसको डिफाइन किया था। बाद में फिर फ्लेमिंग आया, फ्लेमिंग ने इसको क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया और नाम इसको दिया वाल्डेर। ठीक है, तो दो तीन वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं। देखो सबसे पहले तो डिस्कवर किया गया इसे स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ठीक है, स्ट्रासबर्गर के द्वारा ये किया था इसने 1875 में। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह की स्ट्रक्चर डार्लिंगटन ने भी खोजी थी। डार्लिंगटन, सॉरी ये दोबारा काट के लिखना पड़ेगा, डार्लिंगटन। ठीक है, ये जो स्ट्रासबर्गर के बाद में दोबारा से फिर से इसको खोजा गया, किसके द्वारा, डार्लिंगटन के द्वारा। मतलब डार्लिंगटन ने भी इसी तरह की स्ट्रक्चर को खोजा। इसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया हमारे पास में, वाल्टर। ठीक है, वाल्थर बोलो या वाल्टर बोलो, वाल्टर
फ्लेमिंग या डब्ल्यू फ्लेमिंग, ठीक है। इसने इसको स्टेन करके और बताया कि ये क्रोमोसोम होता है। ये इसने खोजा था इसको 1882 में, 1882 में, ठीक। इसके बाद में इसको नाम दिया। नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? इसको इसको नाम देने वाला वैज्ञानिक है वाल्डेयर। वाल्डेयर वाल्डेयर ने 1888 में इसे क्रोमोसोम नाम दिया, ठीक है। तो दो प्रश्न हमारे यहाँ पर बनते हैं कि खोज किसने की और नाम किसने दिया था। खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? स्ट्रासबर्ग। स्टेन करने वाला आपका फ्लेमिंग है, और वाल्डेयर जो है वो इसको नाम देने वाला वैज्ञानिक है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी डिस्कवरी किसने की, तो दो नाम तीन नाम आपको बता दी, तीनों नाम सही है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो हमारा ये क्रोमोसोम होता है, ये वास्तव में होता क्या है। तो क्रोमोसोम को हमें पता है कि जो क्रोमोसोम है, यानी कि जो गुणसूत्र है, वो हमारे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो भी गुणसूत्र है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे इस केंद्रक के अंदर। न्यूक्लियस होता है केंद्रक, उसके अंदर ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम गुणसूत्र को इस तरह देखते हैं तो हमें ये धागेनुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन गुणसूत्र की फॉर्म में बदल जाता है, मतलब इस फॉर्म में बदल जाता है। ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमेटिन। यहाँ नाम भी लिख देते हैं इसके ध्यान रखने के लिए कि ये है आपका क्रोमेटिन और ये कहलाता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम, बात एक ही है। क्रोमेटिन कहो या क्रोमोसोम कहो, बात एक ही है। क्रोमेटिन तब कहते हैं हम जब ये फैला हुआ या विस्तृत रूप से न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम तब बोलते हैं इसको जब ये सेल डिवीजन होता है और जब ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। और उसी क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टेज में इसके अलग अलग रूप होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नाम जो दिया है वो किसने दिया? वाल्डेयर। तो सबसे पहली बात तो ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो याद रह जाएगी बात कि आनुवांशिक पदार्थ होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे कब देखा जा सकता है? तो इसे मेटाफेज स्टेज के अंदर देखा जा सकता है। कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसके अंदर ही इसको देखा जा सकता है, गुणसूत्र को। बाकी तो रहेगा ही सही, बाकी तो क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में कंडेंस होता चला जाएगा प्रोफेज के अंदर, फिर मेटाफेज आएगी तो एक गुणसूत्र के रूप में आ जाएगा, और जब एनाफेज आ जाएगी तो इस गुणसूत्र के भी आकार प्रकार बदल जाएंगे, एल शेप, वी शेप, आई शेप, इस तरह का हो जाएगा। और फिर वापस से जब टीलोफेज आएगी तो ये वापस से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अलग अलग, क्योंकि अलग अलग स्टेज में इसकी अलग अलग पोजीशन होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम गुणसूत्र को केवल और केवल मेटाफेज स्टेज पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेटाफेज स्टेज में ये हमें दिखाई देने लग जाते हैं। प्रोफेज तक ये कंप्लीटली क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। जब ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर आते हैं तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्योंकि दो क्रोमेटिड आपस में वहां पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट कैन बी सीन in metaphase in metaphase stage ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो गुणसूत्र है ये किसका बना होता है? तो ये डीएनए का बना होता है, क्योंकि हमें पता है कि गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं जीन, और जीन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के। यानी कि बेसिक इकाई जो है इसकी क्या होती है? डीएनए होता है। देखो ये क्रोमोसोम है, और ऐसे समझ लेते हैं हम कि क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम जो है वो किसका बना हुआ है? क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई यहाँ पर? डीएनए। डीएनए से बड़ी इकाई कौन है? जीन।
और जीन से बड़ी इकाई क्या है, क्रोमोजोम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। लिख सकते हैं ये बात, हम यहाँ लिख देंगे हम इस बात को, इट मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना होता है, डीएनए। अब हमें ये पता है कि ये डीएनए का बना हुआ है, यानी कि ये एक प्रकार का जीन भी है। तो जीन क्या करते हैं, जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, यानी कि एक प्रकार के कैरियर होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या होते हैं, जीनेटिक कैरियर। ये जीनेटिक कैरियर होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, ये जीन की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जीनेटिक कैरियर जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन इट, प्रेजेंट ऑन इट। इसके ऊपर आनुवांशिकी के वाहक, जेनेटिक कैरियर का मतलब क्या हो गया, आनुवांशिकी के वाहक जो जीन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब ये जो आनुवांशिकी के वाहक जीन है ये क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रांसमिट, ये करते हैं ट्रांसमिट किसको, जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल कौन है, यानी कि आपके जीन है, और इन जीन को जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक गुण जो है उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू, वन जनरेशन टू, एक जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अनदर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफर करते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये खुद से ही रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि इनके पास में सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को भी, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जीन या एक गुणसूत्र दो गुणसूत्रों में बदल जाता है, एक डीएनए दो डीएनए में बदल जाता है, यानी कि एक डीएनए की कॉपी बन जाती है, एक डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है किसके अंदर, रिकॉम्बिनेशन, सॉरी रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कैपेबल टू सेल्फ रेप्लिकेशन, अपने आप ही ये रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी तो कोशिका विभाजन होगा और प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बराबर मिलेगी हमें, अगर समसूत्र विभाजन है। और अगर अर्धसूत्र विभाजन है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, तो ये बात हुई हमारे सामान्य बात कि गुणसूत्र होता क्या है। तो देखो हमने क्या की चीज जानी गुणसूत्र में, गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमा। ठीक है, क्रोमा या सोमा, क्रोमा सॉरी क्रोमा या सोमा। क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, और सोमा यानी बॉडी, यानी कि कलरफुल बॉडी जो है वो कहलाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी की इसकी स्ट्रासबर्गर ने, बाद में डार्लिंगटन ने, और उसके बाद में वाल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसको देंगे हम सबसे पहले, वैसे तो इसका श्रेय दिया जाता है फ्लेमिंग को। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसकी डिस्कवरी करने का श्रेय जो है वास्तव में जाना चाहिए किसके पास में, स्ट्रासबर्गर के पास। ठीक है, वाल्डेर ने इसको 1888 में नाम दिया था क्रोमोसोम। फ्लेमिंग ने इसको स्टेन भी किया है, साथ ही यहाँ पर लिख देते हैं क्रोमोसोम को स्टेन करने का काम भी किसने किया है, फ्लेमिंग ने ही किया है। तो वास्तविक डिस्कवरी जो है इसकी यही मानी जाती है कि फ्लेमिंग ने ही इसको डिस्कवर किया है, क्योंकि स्टेन करने के बाद ही ये कलरफुल थ्रेड हमें नजर आया, रंगीन धागा हमें नजर आया। ठीक है, चलिए दूसरी बात हमने कही कि ये जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी बात हमने की कि ये मेटाफेज स्टेज पर पाया जाता है, मतलब मेटाफेज स्टेज पर हम इसको देख सकते हैं, कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसके अंदर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और ये डीएनए का बना होता है। ठीक है, इनके पास में आनुवांशिकी के वाहक जीन होते हैं, इसके पास में क्या होते हैं, जीन होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ सेल्फ रेप्लिकेशन भी करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, मतलब कि ये जो क्रोमोसोम हम पढ़ रहे हैं ये क्या सभी जीवों में समान प्रकार के नंबर होते हैं या अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं हमारा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। यहां से भी हमारे पास में छोटा क्वेश्चन बनता है क्रोमोसोम नंबर से भी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जी इस दुनिया के अंदर, उन सबके पास में गुणसूत्रों की संख्या कैरेक्टरली
निश्चित है। ठीक है, मतलब कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, हम कहते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब यानी कि फिक्स है। मनुष्य में मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सारे जितने भी मनुष्य है सब में 46 गुणसूत्र होंगे। यानी कि ये नंबर क्या है, फिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर है हमारा, हमारा लक्षणात्मक नंबर है। क्योंकि किसी भी मनुष्य की बात करेंगे तो उसके पास में 46 गुणसूत्र है। अब आपसे पूछा जाए कि जो टमाटर है उसमें कितने गुणसूत्र है, प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं, हम तुरंत बता देंगे भाई प्याज में 16 गुणसूत्र है। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। तो ऐसे किस लिए जानते हैं हम कि इनमें जो क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, कभी कभार कुछ संरचनाएं ऐसी बन जाती है या कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि ये जो संरचना है, मतलब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाली जो स्ट्रक्चर है ये बदलाव ले लेती है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम जीवों को क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए उसमें अगुणित गुणसूत्र है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, अगर उसमें द्विगुणित गुणसूत्र है तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, और किसी में अगर 3 गुणा गुणसूत्र है, उसी के हैप्लॉइड नंबर के 3 गुणा गुणसूत्र है, उसको ट्रिप्लॉइड, 4 है तो टेट्राप्लॉइड, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके आधार पर है, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, और इसी के आधार पर उनको डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ये बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, ये होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं। कैसे गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस गुणसूत्र क्या होते हैं अभी हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसके बारे में कि क्रोमोसोम नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म के पास में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल ऑर्गेनिज्म है वो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षणात्मक, कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, लक्षणात्मक, कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास 46 गुणसूत्र है। जैसे हम कहते हैं ना मनुष्य में कितने गुणसूत्र है, मनुष्य में वही सब 46 गुणसूत्र है। तो यानी कि हमारा एक लक्षण है, हमारा एक कैरेक्टर है कि हमारे पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आई बात। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका कैरेक्टर है गुणसूत्रों की एक संख्या। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, उनकी बॉडी सेल में, इन देयर बॉडी सेल, जो कहाँ पाई जाती है, उनकी बॉडी सेल में पाई जाती है। ठीक है, नहीं उनकी जो शरीर की जो कोशिका है उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, ये उनका एक लक्षणात्मक गुण है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसी के आधार पर हम बोल देते हैं इसको डिप्लॉइड। इसको क्या बोल देते हैं, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम कैसे लिखते हैं, डिप्लॉइड को हम 2n लिखते हैं। ठीक है, और ट्रिप्लॉइड हो तो उसको क्या लिखेंगे, ट्रिप्लॉइड को हम 3n लिखेंगे। ट्रिप्लॉइड को हम क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। तो अगर आपका कोई कमेंट अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ किसी कोई कमेंट किया है तो। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ एकदम क्लियर है। ओके, ठीक। तो हमने कहा डिप्लॉइड यानी कि 2n और ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड होते हैं, हमारे पास में क्या होता है कि डिप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉइड गुणसूत्र, क्योंकि ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड प्राणी है, द्विगुणित प्राणी है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। तो ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास एक गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए हमारे पास 46 गुणसूत्र है, 46 में से जो 23 गुणसूत्र होंगे वो तो हमारे पास हमारे माता से आए हुए हैं, और 23 जो है वो हमारे फादर से आया हुआ है, मतलब मदर और फादर से 23 क्रोमोसोम जो है वो हमारे मदर और फादर से आते हैं, और ये आपस में मिलकर कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। इसलिए हम कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, जो अंडाणु और शुक्राणु होता है वो हमेशा अगुणित होता है। अगर मैं बात करूं कि मुर्गी का अंडा अगुणित है कि द्विगुणित है, दिखने में तो मुर्गी का अंडा बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वो क्या है, अगुणित है। ठीक है ना, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या होंगे, अगुणित नंबर। वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही द्विगुणित हो पाएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। मैं कहूँ आपसे छिपकली का अंडा, तो छिपकली का अंडा भी एक अगुणित है, चाहे वो भले कितना ही बड़ा हो। उसकी संरचना, उसके आकार प्रकार को देखकर ये अनुमान नहीं लगाएं कि ये अंडा जो है वो द्विगुणित हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गी में
मान लीजिए 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, मुर्गी में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आपसे कहा जाए कि मुर्गी का अंडे में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो आप अंडा दिमाग में सोचकर ये नहीं कहें कि साहब इसमें 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, नहीं, उसके हाफ 46 मान लेते हैं, उसके हाफ कितने होंगे, उसके 23। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि मुर्गी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं कहूँ कि मुर्गी में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप कहोगे कि मुर्गी के अंडे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अंडे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो डिप्लॉइड सेल होती है इनमें जो भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो होते हैं होमोलॉगस। कैसे गुणसूत्र होते हैं, दीज अकर, ऐसे लिख देते हैं, दीज अकर एज होमोलॉगस पेयर। किसी फॉर्म में पाए जाते हैं ये, होमोलॉगस पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब होमोलॉगस क्या होता है और हेटेरोलॉगस क्या होता है, ठीक है, दीज अकर एज होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस का मतलब होता है कि देखो हमारे पास कितने गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र। 46 में से 23 गुणसूत्र हमारे पास कहाँ से आए हैं, अपने मदर और फादर से आए। तो ये जो 23 गुणसूत्र है ना, तो इनके नंबर भी 1 से लेकर कितने हैं, 23 तक है। इसी तरह जो मदर से आए, मान लेते हैं ये गुणसूत्र हमारे पास फादर से आते हैं और ये गुणसूत्र हमारे पास में मदर से आते हैं। ठीक है, या आप ये समझ लो ये फीमेल से आए हैं और ये मेल से आए हैं, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ये नंबर कितने होंगे, 1 to 3 होंगे, 1 to 23 होंगे। तो जो पहला गुणसूत्र है वो पहला गुणसूत्र जो हमारे पास फादर से आया है और जो पहला गुणसूत्र जो मदर से आया है, ये दोनों क्या है, होमोलॉगस है। समझ में आई बात। अगर मैं कहूं कि इसका फादर का 1 नंबर का क्रोमोसोम और मदर का 2 नंबर का क्रोमोसोम, तो ये हो जाएंगे आपके हेटेरोलॉगस। क्या हो जाएंगे, ये हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि हम होमोलॉगस किसको बोल रहे हैं और हेटेरोलॉगस किसको बोल रहे हैं। क्लियर हो गया क्या। होमोलॉगस तो जब है जब हम यहाँ पर बात करें कि 1 नंबर का ये क्रोमोसोम और 1 नंबर का ये क्रोमोसोम दोनों जब साथ साथ रहते हैं, क्योंकि 24 जब 46 गुणसूत्र होंगे तो 23 जोड़े बनाएंगे। हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं, यानी कि 23 के जोड़े में होते हैं। ये हम बात करते हैं इस तरह की। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि 23 के जोड़े में होंगे, तो इसका मतलब है कि 23 के जो जोड़े हैं, मतलब प्रत्येक गुणसूत्र के 2 नंबर है। जोड़े का मतलब 2, जोड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 23 का मतलब हो गया कि जोड़े में 2 नंबर, यानी कि 23 का एक ग्रुप और 23 का एक ग्रुप मिलकर एक कंप्लीट ग्रुप बनाता है 46 का। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र की संख्या 2 होती है वहां पर। जैसे नंबर 1 क्रोमोसोम 2 के पेयर में, एक पेयर में होगा, नंबर 2 क्रोमोसोम भी एक पेयर में होगा, और इसी तरह से नंबर 23 जो होगा वो भी एक पेयर में होगा। अब 23 की ही बात कर लेते हैं हम, जो लास्ट वाला जोड़ा होता है। तो लास्ट वाले जोड़े में फीमेल में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मेल में क्या बोलते हैं हम कि XY पाया जाता है। इस तो समझ में आता है हमें कि फीमेल में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, XX होता है, और मेल के अंदर जो 23वां गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XY होता है। तो इसका मतलब ये जोड़े में है और ये 23वें गुणसूत्र है। ये 23वां गुणसूत्र का 1 और 23वें गुणसूत्र 1, ये जो है हमारे पास हमारी मदर से आया है और ये हमारे पास हमारे फादर से आया है। अब तो क्लियर बात होगी। वाई गुणसूत्र जो होता है वो मेल से ही ट्रांसफर होता है, मेल ही रेस्पॉन्सिबल होता है मेल बनाने के लिए। बाकी फीमेल तो हमेशा ही फीमेल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अगर मेल को बनना है तो उसके लिए वाई गुणसूत्र चाहिए, और वाई गुणसूत्र किसके पास होता है, केवल मेल के पास में। तो यानी कि जो बच्चा अगर मेल पैदा होगा तो वो किसी पुरुष की वजह से ही पैदा हो सकता है, यानी कि मेल कैंडिडेट की वजह से पैदा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा 23rd नंबर का पेयर है। अब तो ये बात समझ में आ गई कि होमोलॉगस पेयर किसको बोलते हैं। तो ये दोनों होमोलॉगस है, ये दोनों होमोलॉगस है, लेकिन ये दोनों होमोलॉगस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स गुणसूत्र है और ये वाई गुणसूत्र है, तो ये हेटेरोलॉगस है। ठीक, समझ में आया कुछ अब। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर ये क्या होते हैं, होमोलॉगस पेयर के रूप में, पर इसको भी होमोलॉगस ही माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होमोलॉगस नहीं है, एक्स है और वाई है, इनकी जो संरचनाएं हैं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसीलिए हमेशा ये पेयर में होते हैं। इसीलिए हमेशा ये पेयर में होते हैं क्योंकि इनके पास में ज्यादातर जीन जो होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं, इसलिए आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, दिखने में तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ये एक्स है वाई है अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये होमोलॉगस। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए, तो होमोलॉगस पेयर जो होता है हमारा, वो होमोलॉगस पेयर जो होता है वो कहाँ से आता है, एक तो हमारे पास कहाँ से आता है, वन फ्रॉम मदर, ये कहाँ से आता है हमारे पास में, मदर से आता है। और दूसरा कहाँ से आता है, वन फ्रॉम फादर, दूसरा फादर से आता है। तो इससे हमें पता चला
कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है, उनकी संख्या तो एक तो फिक्स है, दूसरा उनको हम डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। संख्या के आधार पर जीवों को क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर जो नंबर है इनके, वो होमोलॉगस पेयर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे बात करते हैं, उदाहरण के लिए बात करें हम कि जैसे प्याज के अंदर कितने पाए जाते हैं, जैसे कि प्याज है, ठीक है, यानी कि ओनियन। ओनियन के अंदर जो 2n क्रोमोजोम होते हैं उनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है, 16, यानी कि 16। तो इसका n नंबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका n नंबर बताओ। इसका n नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मानव के अंदर कितने होते हैं, ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर ये जो 2n नंबर है इनकी संख्या होती है कितनी, 46। तो n नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23, यानी कि इसका हैप्लॉइड नंबर ये रहेगा, इसका हैप्लॉइड नंबर ये रहेगा। क्लियर हो रहा है बात। अच्छा, इसी तरह से बात करें हम कि जियामेज के अंदर क्या होता है जी, जियामेज। जियामेज यानी कि मक्का। मक्का में देखें तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं कितने, 20। तो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम बताओ तो क्या, 10, ठीक है। इसी तरह बात करें टोमेटो, टोमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर के अंदर कितने होते हैं, 2n नंबर। टमाटर के अंदर 2n नंबर होते हैं 24। तो n नंबर कितने हो जाएंगे जी, 12, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गई क्या बात। इसी तरह पोटैटो में 28 गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 78 गुणसूत्र होते हैं, 78 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। कॉटन के अंदर 52 गुणसूत्र होते हैं। कैबेज जो होती है अपनी गोभी, उसके अंदर 18 गुणसूत्र होते हैं। तो ये सारे गुणसूत्रों के नंबर हैं। 2n नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो 2n नंबर अगर कहें हम कि 16, तो इसका मतलब n नंबर 8 हो जाएगा। 2n नंबर कहें हम 46, तो इसका मतलब n नंबर 23 हो जाएगा। 2n नंबर कहें हम 20, तो इसका नंबर n नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को कहूँ कि ट्रिपल एन, थ्री एन, ट्रिपल एन का मतलब 3n हो जाए, 3n हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 16 में 8 प्लस कर दो, ठीक है। अगर मैं कहूँ 4n, 4n का मतलब 2n प्लस 2n, यानी कि 16 दुआ 32 हो जाएंगे, ठीक है। 3n में 24 हो जाएंगे। अगर ये 3n होता है, ये स्पीसीज 3n होती है तो 24 मिलते हैं इसके अंदर हमें। और अगर यही स्पीसीज 4n होती है तो कितने मिलते हैं, 32 मिलते। 5n होती है तो 8 और जोड़ दो, इस तरह से ये बढ़ता हुआ नंबर चला जाए। समझ में आया। तो ये था हमारा नंबर, क्रोमोसोम नंबर। तो कुछ नंबर याद रखने हैं हमें, बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्याज में कितने होते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं, जियामेज में कितने होते हैं, टोमेटो में कितने होते हैं, और भी लिख देते हैं एक दो, चलो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पोटैटो के अंदर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर इधर ही लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ पोटैटो, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। पोटैटो के अंदर जो 2n नंबर होता है वो होता है 78। तो ये नंबर कितना होता है, 78, ठीक है। अच्छा, वीट के अंदर, वीट गेहूं के अंदर, गेहूं के अंदर होते हैं 2n नंबर 42, ठीक है। हालांकि ये 6n स्पीसीज होती है, लेकिन फिर भी उसको 2n नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि अब 6n जो स्पीसीज है, n नंबर इसका 6 × 7 7 माना जाता है, ठीक है। 6n स्पीसीज है, 7n माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब स्पीसीज कंप्लीट बन जाती है तो ये 2n नंबर मानी जाती है। 42 इसका 2n नंबर है बीट का। कॉटन की बात करें हम तो कॉटन में होता है 42, ठीक है, सॉरी 52 होता है, सॉरी 52 होता है 2n नंबर इसका। कॉटन का जो 2n नंबर है वो कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, 2n = 52 होता है, ठीक है जी। अच्छा, केबेज की बात करें, हमने 2-3 नाम बताया था आपको। केबेज, केबेज में जो 2n नंबर होता है वो होता है यहाँ पर 18, ठीक है। तो ये कुछ नाम लिख दें मैंने, पीछे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, अभी मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ सामान्य जानकारी ली आज के इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। बहुत छोटी क्लास रहेगी हमारी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, ताकि आप अच्छे से टॉपिक को समझ सकें और उसको एनालाइज कर सकें और याद भी कर सकें, और नोट साथ साथ आप बनाते रहेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।